हेलो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा विषय है वो अकबर है। अकबर महान मुगल वंश के ऐसे शासक थे जिनके बारे में हमें जानकारी बहुत ही आवश्यक लगती है। तो इसीलिए हमने आज जो है अकबर के बारे में आपको यह वीडियो समर्पित कर रहे हैं। तो चलिए आज हम टॉपिक शुरू करते हैं। अकबर 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 जो है यह महान कहलाता है। महान, अकबर के आगे में महान लग जाता है। हमारे भारतीय इतिहास में बहुत सारे ऐसे शासक हुए जिनके नाम सुनते ही हम उनको महान बोल देते हैं, जैसे अकबर महान, अशोक महान, बहुत सारे ऐसे शासक थे। तो अकबर महान का जो शासन काल है वो देखते हैं 1556 ईस्वी से लेकर के 1605 ईस्वी तक। यह मुगल सल्तनत के, साम्राज्य के, मुगल इतिहास के राजा के रूप में, सम्राट के रूप में जाने जाते हैं। सम्राट के रूप में जाने जाते हैं। अब देखिए अकबर का जो जन्म होता है, अकबर का जो जन्म होता है वह होता है 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को। 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म होता है। और कहाँ पे होता है? तो यह एक जगह है जिसका नाम है अमरकोट में। अमरकोट में। और ये जन्म इनका होता है राणा वीर साल के महलों में। ठीक है, अकबर का जो जन्म होता है 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट के राणा वीर साल के महल में होता है। इनके जो पिता का नाम है उनका नाम है हुमायूं। ठीक है, इनके पिता हुमायूं थे जो इससे पहले क्या थे? मुगल साम्राज्य के सम्राट थे। अब इनकी जो माता का नाम है हमीदा बानो बेगम इनकी माता थी। ये हो गया, आपको क्लियर हो गया इनके जन्म। बहुत बार क्वेश्चन पूछता है जन्म कब हुआ था, है ना? कहाँ पे हुआ था? अमरकोट में। किस महल में? राणा वीर साल के महल में। और इनके पिता तो जानते ही होंगे, हमीदा, और पिता जो है हुमायूं और माता हमीदा। हुमायूं, ह से हुमायूं, ह से हमीदा। माता पिता नाम रखने में कोई दिक्कत नहीं होगा, याद रख लीजिएगा। ह से हुमायूं और हमीदा। हुमायूं हम और हमीदा भी हम, यानी हमा और हमी। तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 अक्षर का माँ भी, 3 अक्षर का पिता भी, हमीदा और हुमायूं। याद हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या होता है। एक अभियान, पंजाब का अभियान। पंजाब के अभियान में निकलते हैं कौन? अकबर निकलते हैं। और अकबर के साथ जो निकल जाते हैं वह हैं बैरम खां निकल जाते हैं। कहाँ? पंजाब के लिए। पंजाब के लिए जब निकल जाते हैं, यह बैरम खां कौन थे? यह बैरम खां एक तुर्क था जो कि हुमायूं का सबसे विश्वसनीय, सबसे ताकतवर, सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था बैरम खां। और बैरम खां अकबर के साथ निकल जाता है कहाँ? पंजाब। और पंजाब जब निकल जाता है तो निकलने के बाद इसको सूचना मिलती है कि हुमायूं का जो है वह देहांत हो जाता है। हुमायूं का देहांत जो होता है वह दीन पनाह भवन जो दिल्ली में है, वहाँ पे पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं का मौत हो जाता है। और इसकी सूचना जब अकबर को मिलती है तो बहुत बड़े प्रॉब्लम में अकबर फंस जाता है। अब क्या प्रॉब्लम में फंस जाता है? क्योंकि अकबर इस समय, इसका जन्म हुआ था 1542 में और 1556 में क्या हुआ? हुमायूं की मृत्यु हो गई। और इस समय इनका उम्र जो है वह 13 वर्ष का है। 13 वर्ष 4 माह का है अकबर का उम्र। और इतनी छोटी उम्र में राजगद्दी संभालना अकबर के लिए मुश्किल था। इसलिए बैरम खां जो इसके सबसे विश्वसनीय व्यक्ति था, इन्होंने कलानौर में, यानी पंजाब में एक जगह है गुरदासपुर, याद रखिएगा। पंजाब में एक जगह है, उसका नाम है गुरुदासपुर में कलानौर में 14 फरवरी 1556 ईस्वी को 14 फरवरी 1556 ईस्वी को क्या होता है?
राज्याभिषेक करवा दिया जाता है कलानौर में ही। और बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये, बार बार पूछा जाता है कि अकबर का राज्याभिषेक कहाँ पे हुआ था, तो कलानौर में हुआ था। कब हुआ था, तो 14 फरवरी 1556 ईस्वी को हुआ था। जब इसका यहाँ पर राज्याभिषेक हो जाता है, लेकिन जल्दबाजी में यहाँ पर इसका राज्याभिषेक होता है। ठीक इसके 6 दिन बाद जब अकबर पहुँच जाता है दिल्ली पहुँच जाता है 20 फरवरी को, फिर से 1556 में इसका राज्याभिषेक होता है। अकबर का फिर से राज्याभिषेक होता है 20 फरवरी 1556 ईस्वी को। अब देखिए राज्याभिषेक से बात आ रही है, तो राज्याभिषेक से बात अगर जो करें तो थोड़ा सा और भी बात करना पड़ेगा। यहाँ पे हम खोज रहे हैं जो इसे मिटाया जा सके, तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। कुछ नहीं, हाँ मिल गया, मिटाने वाला खोज रहे थे, ठीक है मिल गया। चलो इससे मिटा देते हैं, इसको मिटाना पड़ेगा और हमें राज्याभिषेक की ओर चलना पड़ेगा। तो राज्याभिषेक की ओर चलते हैं और राज्याभिषेक इसका करवा देते हैं। अब देखिए राज्याभिषेक की ओर चलना पड़ेगा। तो राज्याभिषेक जब हो गया, राज्याभिषेक जब इसका हुआ, तो एक क्वेश्चन आता है कि मुगल काल में कौन कौन से ऐसे राजा थे जिनका कि राज्याभिषेक 2-2 बार हुआ। तो इसी से पहले हुमायूं का राज्याभिषेक जो है 2 बार हुआ था, एक बार 1540 में और एक बार 1555 में, जब वह सरहिंद का युद्ध विजय प्राप्त किया उसके बाद में हुआ था। तो एक बार तो हुमायूं का 1540 में हुआ और एक बार 1556 में हुआ, यानी 1555 में हुआ, ठीक है। 2 बार हुआ इसका भी राज्याभिषेक। हुमायूं के बाद अकबर ने भी एक बार तो कलानौर में करवा लिया, अकबर ने भी एक बार अपना राज्याभिषेक कलानौर में करवा लिया, और दूसरा जो है इसका फिर से 6 दिन के बाद राज्याभिषेक होता है। तो अकबर और एक और शासक है औरंगजेब जब उत्तराधिकार का युद्ध जीत लेता है तो क्या करता है, जल्दबाजी में अपना राज्याभिषेक करवा लेता है और फिर बाद में विधिवत क्या करता है, यह राज्याभिषेक करवाता है। तो मतलब हुमायूं, अकबर और औरंगजेब जो है वह क्या करता है, अपना 2-2 बार राज्याभिषेक करवाता है। ये समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? बताइएगा कमेंट्स में, अगर जो कोई प्रॉब्लम है तो नहीं समझ में आ रहा है तो ज़रूर हमको बताइएगा ताकि हम उसको क्लियर कर दें। ओके, अब बात है इसके आगे चलने की। भाई 1556 में अकबर बन गया राजा। अकबर 1556 में राजा बन जाता है, मुगल सम्राट बन जाता है, लेकिन उम्र है इसका कितना साल, तो मात्र 13 वर्ष 4 महीना का उम्र है। अब इस बात को जान करके एक शासक है, हिंदू शासक हेमू क्या करता है, दिल्ली पर आक्रमण कर देता है। हेमू अपने आप को राजा घोषित कर देता है कि हम ही दिल्ली का राजा हैं और हम ही दिल्ली का राजा बनेंगे, और इस तरह से वह दिल्ली पर अधिकार करना चाहता है, दिल्ली को जीतना चाहता है। और यहाँ पर शासक कौन है, अकबर। हेमू सोच रहा है कि हाँ अकबर जो एक कमज़ोर शासक है तो इस पर अधिकार कर लिया जाए, लेकिन यह जब इस पर हमला करता है तो वह डेट है 5 नवंबर 1556। 5 नवंबर 1556 ईस्वी को जब यह दोनों में, अकबर और हेमू दोनों आमना सामना होगा, तो यह जो मैदान होगा वो फिर मैदान होगा पानीपत का, जहाँ से कि मुग़ल सल्तनत की शुरुआत होती है। फिर से पानीपत का यह मैदान है, और इस बार जो इस युद्ध का नाम है पानीपत दूसरा, यानी पानीपत द्वितीय। पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर और हेमू जो है वह क्या होता है, आमने सामने होता है। हेमू के पास विशाल सेना है, हेमू एक योद्धा है, और हेमू उस युद्ध में हार जाता है। जब इसके आँखों पर वार किया जाता है और आँख में जब तीर लग जाता है तो इसकी सेना में भगदड़ मच जाती है, और भगदड़ मच जाती है इसके फ़ायदा उठाकर जो अकबर का सेनापति है, यहाँ पर अकबर का जो सेनापति है वो इसके सबसे बहादुर बैरम खां जी हैं, जो कि इस युद्ध में मुगलिया सेना का नेतृत्व कर रहे थे। बैरम खां इसको पकड़ करके लाते हैं, बैरम खां पकड़ के लाते हैं किसको, हेमू को पकड़ के लाते हैं, और पकड़ करके बोलते हैं कि अकबर अब देर मत करो, इसको सर कलम करो, इसका सर कलम करो। अकबर बोलता है कि यह हारे हुए और लाचार का सर कलम करने से क्या होगा, हम वैसे लोगों का सर कलम करेंगे जो कि हमसे सीधे युद्ध लड़े
है ना, क्योंकि अकबर तो सीधे युद्ध लड़ा नहीं था, अकबर तो बच्चा था। युद्ध तो कौन लड़ रहा था? बैरम खां लड़ रहा था। तो बैरम खां बिना देर किए हुए हेमू का सर वहीं पे उतार देता है और इस तरह से अकबर का जो है वह शुरुआत शुरू हो जाती है मुगल वंश में। अब आते हैं पानीपत के द्वितीय युद्ध में। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1556 में हुआ ही था। 5 नवंबर का वो दिन था। और उसके बाद में इसका जो नाम है वो पानीपत का दूसरा युद्ध है। किसके किसके बीच में हुआ था? अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। और किसने किसको हराया? तो हेमू को हरा दिया। किसने? अकबर ने हरा दिया। यह हो गया पानीपत का दूसरा युद्ध भी ख़त्म कर दिए हैं। अब इसके आगे चलते हैं, इसके आगे चलना ही पड़ेगा। अब भाई अकबर जो है बहुत ही बच्चा है, अभी 14 साल का लड़का बन गया है राजा। चुनौती बहुत है, दुश्मन जो है वो अपना सर उठाए हुए हैं कि थोड़ा सा भी चूक होगा तो हम मुगल सल्तनत को हरा लेंगे। उन्हीं में से एक शासक था हेमू, जिसको कि पानीपत के द्वितीय युद्ध में हमने क्लियर करवा दिया। अब आगे है भाई अकबर का जो सेनापति है बैरम खां, इसकी चर्चा थोड़ी सी कर लेते हैं। बैरम खां, इसकी चर्चा थोड़ी कर लेते हैं। अब देखिए ये बैरम खां जो है एक तुर्क है। सबसे ज़रूरी था कि हुमायूं ने जब युद्ध लड़ा था मच्छीवाड़ा का युद्ध, ठीक है, और दूसरा युद्ध जो था वो था सरहिंद का युद्ध, तो बैरम खां के बदौलत ही वो युद्ध को जीता था। और हुमायूं ने यह बताया कि बैरम खां तुमको यह काम करना होगा, मेरा एक ही बेटा है जो अकबर बहुत ही प्रिय है। अकबर बहुत प्रिय है, बहुत ही छोटा है और इसको तुम जो है संभाल के रखना, इसको युद्ध नीति सिखाना अपने साथ रखो और इसको इतना ताकतवर बनाओ कि ये पूरा मुगल सल्तनत का जो विस्तार है पूरे भारतीय क्षेत्र में कर दे। तो बैरम खान ने वचन दिया कि हम अकबर को बहुत ही अच्छी तरीके से रखेंगे और इसको हम एक वीर योद्धा बनाएंगे, ठीक है। और साथ में एक और को हुमायूं ने वचन दिया था, उसका नाम था अनंगा। अनंगा एक महिला थी जो अकबर की देखरेख करती थी, अनंगा, ठीक है। अब अनंगा भी एक महिला है जो कि अकबर की देखरेख, या इसके मामा कह सकते हैं इसको, या ताई माँ कह सकते हैं। ये कौन थे? अकबर के। अब बात है कि बैरम खां और अनंगा दोनों को यह बात हुमायूं कह करके गया था, बेचारा वो मरने से पहले ऐसा बात बोल के गया था, तो दोनों ही इसको बहुत मानते थे। लेकिन बैरम खां का प्रभाव सबसे ज़्यादा था किसका? अकबर पर। बैरम खां का प्रभाव ज़्यादा था अकबर का, यह इसके नियंत्रण में रहता था। लेकिन अनंगा इस बात से जलती थी, तो अनंगा सोची कि कुछ किया जाए। इसकी जो बेटी है उसका नाम है जीजी बानो। क्या नाम है? शायद जीजी बानो, याद रखिएगा। इसकी बेटी का नाम है जीजी बानो। और जीजी बानो को बोला बेटी इधर सुन, अब क्या हो रहा है कि बैरम खां ही अकबर को नियंत्रण में रखता है, वो मेरे तो नियंत्रण में रहता ही नहीं है, मेरा तो कुछ सुनता ही नहीं है। तो तुम क्या कर, थोड़ा सा अकबर पे जादू चला, कुछ तो कर मेरे लिए, हम तो बहुत उदास रहते हैं। तो जीजी बानो बोली बस इतना सा बात है, ये तो मेरा बाएं हाथ का काम है, एक बार लटके झटके दिखाएंगे अकबर तुरंत से सलट आ जाएगा। जीजी बानो अब अपने चक्कर में यहाँ अकबर को फंसाने के लिए चल देती है। और जब बड़ी दरबार होता है तो छुप छुप के अकबर को देखना, उसके सामने से गुजर जाना, स्टाइल मारना, ये बार बार अकबर का ध्यान जो है वो जीजी बानो की तरफ आकर्षित होते रहता है। अकबर बहुत बार जीजी बानो को देखता रहता है, बहुत बार देखता है। इस बात का पता बैरम खां को जब चलता है साम्राज्य, तो बोलता है अकबर सुधर जा, तुम अभी बच्चा है, तुम एक राजा है और तुमको ये सब चीज़ें जो है वो शोभा नहीं देता है। और जब तुमको ये सब चीज़ें शोभा नहीं देता है, तुम्हारी उम्र बहुत बड़ी है, अभी तुमको बहुत सारे चीज़ें करना है, बहुत सारा मुगलिया सल्तनत को आगे बढ़ाना है, तुमको ये सब चक्करों में रहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अकबर इसका बात नहीं मानता है और इसको बड़े दरबार में बेइज्जती कर देता है एक तरह से। और अकबर का उम्र जो था वो उस समय का उम्र जो था वो नया था, तो अकबर को ये सभी अच्छा लगता था, महिलाओं के साथ रहना, समय बिताना अच्छा लगता था। कहा जाता है कि उसके दरबार में करीब 1 लाख महिलाएं रहती थी, इतना ज़्यादा इसका प्रभाव होता था। तो यह अब निश्चिंत होकर अपने जवानी के अच्छे दिन में लग गया 1556 से लेकर 1560 ईस्वी तक कुछ भी नहीं कर पाया। यह सिर्फ
सिर्फ महिलाओं के चक्कर में, स्त्रियों के चक्कर में रहता था, पेटी कोट के चक्कर में रहता था। किसके चक्कर में रहता था? पेटी कोट। देखो, और इतिहास में 1556 से लेकर 1560 ईस्वी तक के शासनकाल को, अकबर के शासनकाल को कहा गया इसीलिए पेटीकोट का शासन। कौन सा शासन कहा गया? पेटीकोट का शासन। 1556 से लेकर 1560 तक अकबर के शासनकाल को पेटीकोट का शासन कहा गया। अब बात है कि बैरम खां इतना ज़्यादा विश्वासी है, मुगल साम्राज्य को आगे बढ़ाने का काम किया है, तो बैरम खां क्या करता है? इसकी बातों से दुखी होकर के राजनीतिक संन्यास ले लेता है। राजनीतिक संन्यास, बोला आज के बाद हम जो है कोई भी नहीं रहे तुम्हारे, और हम जो है यह सल्तनत छोड़ के जा रहे हैं। अब हम जो है न सेनापति हैं, न तुम्हारा वजीर हैं, कुछ भी नहीं है। तो यह सब चीज़ें छोड़ करके वह जो है बैरम खां अकबर से रुष्ट होकर के निकल जाता है। अकबर से रुष्ट होकर जब बैरम खां निकल जाता है, तो इससे पहले की बात आपको बता दें कि बैरम खां को अकबर क्या कहता था? खान बाबा कहता था। और क्या कहता था? बैरम खां को यह साथ में कहता था खान बाबा, इसको एक उपाधि दिया था, खान ए खाना की उपाधि। बैरम खां को अकबर ने खान ए खाना की उपाधि से नवाजा था। अब क्या हुआ? अकबर रुष्ट होकर चला गया। जब अकबर रुष्ट होकर के चला जाता है तो एक बात होता है, वह क्या हो? एक बार फिर से खान ए खाना की उपाधि धारण किया, और बैरम खां क्या हुआ? जब यहाँ से चल जाता है तो फिर से अकबर सोचा ये हम क्या कर दिए, हम तो बहुत बड़े गलती कर दिए हैं। तो इसलिए अकबर बैरम खां के पास जाता और बोलता है कि आप मेरे गलती को माफ़ कर दीजिए, हमने जो भी किया है उसके लिए माफ़ कर दीजिए, क्योंकि आप तो मेरे खानबा हैं, सबसे मेरे प्रिय हैं, आप ही मेरे अभिभावक के सब कुछ हैं। तो बोले कि जाओ अकबर यहाँ से। अकबर को बोला बैरम खां कि जाओ, हम तुमको माफ़ कर दिए, तुम्हारा जो भी गलती है या कुछ भी है वह हम हमेशा ही माफ़ करते हैं, अगर माफ़ नहीं करते तो आज तुम राजा नहीं बनता, ठीक है? क्योंकि तुम बहुत छोटा था उस समय ही हम तुमको, जब तुम छोटा था उस समय ही तुमको हम क्या किए थे? राज्याभिषेक करवाते थे, चाहते तो हम खुद राजा बन जाते। जाओ, तुमको माफ़ कर दिया। तो अकबर बोला मेरा एक बात मानना होगा। बोलो क्या? आप चले जाइए मक्का मदीना। कहाँ चले जाइए? मक्का मदीना चले जाइए। तो इसी कारण अब क्या हुआ? बोला ठीक है, ये तो बात सही है। बैरम खां क्या करता है? सोचा कि बहुत सारे हत्याएं कर दी, बहुत सारे युद्ध जीत लिए हैं, बहुत सारा युद्ध कर दिए है ना, तो अब थोड़ा सा अल्लाह के दरबार में भी चलना चाहिए। तो यह मक्का मदीना जाने की बात स्वीकार कर लिया, और मक्का मदीना जब जाने की बात को स्वीकार कर लेता है तो क्या होता है कि यह पहुंच जाता है गुजरात का जो शहर है, गुजरात का जो जगह, गुजरात में एक जो जगह है, यहाँ पे जो गुजरात है, यहाँ पे गुजरात है, और गुजरात में यह पहुंच जाता है। और पहुंचने के बाद यहाँ पे गुजरात में जो जगह है, वहाँ पे पहुंचने के बाद यहाँ पे एक जगह है पाटन। यहाँ पे एक जगह है पाटन, गुजरात में एक जगह है पाटन, ठीक है। अब जब यह मक्का मदीना की यात्रा गुजरात में कर रहा है, गुजरात में जब मक्का मदीना की यात्रा के लिए आ रहा है, तो इसके कुछ दुश्मनों को पता चल जाता है, और यह पता चलता है कि बैरम खां जो सबसे मेरा प्रबल दुश्मन था वह मक्का मदीना में जा रहा है, तो इसको सल्टा देना है, इसको ख़त्म कर देना है, इसको मार देना है। तो यह योजना इसके दुश्मन जो है बैरम खां के बना रहे थे। वही व्यक्ति है, वो कौन सा दुश्मन है? वो दुश्मन है मुबारक खां। कौन सा दुश्मन है? मुबारक खां, ठीक है। अब क्या है, मुबारक खां ने ये प्लान बना लिया कि भाई उसको मारना है। तो मुबारक खां निकल जाता है, और पाटन के समीप बैरम खां, जो कि अस्त्र शस्त्र की स्थिति में नहीं है, युद्ध की स्थिति में नहीं है, वह मिलता है, और बैरम खां को यही पाटन में वह ढेर कर देता है। बैरम खां यहाँ पर मर जाता है, और मरने के बाद मुबारक खां का बदला पूरा हो जाता है। मुबारक खां का क्या बदला था भाई? तो मुबारक खां के जो पिता थे, अफ़गान शासक जो पिता थे, वो एक युद्ध हुआ था मच्छीवाड़ा का युद्ध। तो मच्छीवाड़ा के युद्ध में बैरम खां ने इसके पिता की हत्या कर दी थी, इसलिए बैरम खां को मारकर मुबारक खां बहुत खुश हुआ और निश्चिंत होकर
वह अपने बैरम खां को मार करके लौट गया। तो यहाँ से ये हो गया, बैरम खां की हत्या हो गई। अब देखिए, अब इधर क्या चल रहा है, इधर चल रहा है पेटीकोट का कारनामा। अकबर पेटीकोट में लगा हुआ है और इसका शासन जो है 56 से 60 तक को क्या कह सकते हैं, पेटीकोट का शासन कहते हैं। अब बात है कि भाई 1560 ईस्वी हो गया। अब अकबर 1560 की बात ख़त्म। अब आते हैं बात 1562 की बात करते हैं और चलते हैं। अब अकबर की जो होती है वह शादी होती है जोधाबाई से। जोधाबाई से इसकी जो है वह शादी होती है। शादी कैसे होता है तो यह बता देते हैं। आमेर के राजा भाड़मल जो है वह क्या कर लेते हैं, संधि करते हैं अकबर से, और संधि करते हैं और दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। संधि ये करते हैं कि आप जो है आमेर को संरक्षण प्रदान करिए ताकि यहाँ पर यह जो है बाहरी आक्रमणकारियों से बचा रहे। अकबर इस बात को मान लेता है और भाड़मल और अकबर में क्या हो जाता है, दोस्ती हो जाता है। भाड़मल सोचा ये दोस्ती अच्छा नहीं है, दोस्ती को अगर रिश्तेदारी में बदल दिया जाए तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो भाड़मल ने एक प्रस्ताव दिया कि आप मेरी बेटी से क्या कर लीजिए, शादी कर लीजिए। तो शादी करने का प्रस्ताव सुन करके अकबर थोड़ा सा सोचने लगा और सोचने के बाद बोला ठीक है, हम इसका जवाब कुछ देर के बाद देंगे। और अकबर निकल जाता है अब एक यात्रा पर निकलता है। उस यात्रा का नाम है ख्वाजा मुईनुद्दीन की यात्रा। ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे चला जाता है। चिश्ती की दरगाह पे जाता है। यह दरगाह जो है अजमेर में है। अजमेर के दरगाह में क्या होता है, यह पहुंचता है और यहाँ पर अपना पूजा पाठ जो भी है वो करके लौट जाता है और पहुंचता है संगानेर में जब पहुंचता है तो भाड़मल से मिलता है और ये बताता है कि ठीक है, हम आपका प्रस्ताव को मानते हैं। और 1562 ईस्वी में इस तरह से जोधाबाई से क्या हो जाता है, इनकी शादी हो जाती है। देखिए हड़खा बाई भी नाम मिलता है। कुछ इतिहासकार जोधाबाई को हड़खा के नाम से भी संबोधित करते हैं, तो इन्हीं का नाम है। ठीक है, अब हो गया इनकी शादी भी 1562 में इनकी शादी हो गई। अब इनकी शादी होने के बाद बात को आगे बढ़ाया जाए। इनकी शादी होने के बाद क्या हुआ, एक और युद्ध आ जाता है। 18 जून डेट है, 18 जून 1576। 18 जून 1576 यह जो युद्ध है हल्दी घाटी का युद्ध है। यह युद्ध हल्दी घाटी का युद्ध है। एक और बात, थोड़ा सा भाड़मल के विषय में एक और बात थोड़ा सा जो भूल गए। भाड़मल जब ये संधि कर लिया था और इसका जोधाबाई का शादी जब हो जाता है तो अकबर के दरबार में इन्होंने अपना बेटा, भाड़मल ने अपना बेटा भगवंत दास को भेजा। ठीक है, और साथ में भगवंत दास का बेटा जो था मान सिंह। ठीक है, मान सिंह, भगवंत दास का बेटा कौन है, मान सिंह। भगवंत दास का बेटा मान सिंह, ये दोनों ही अकबर के दरबार में चले जाते हैं। और मान सिंह 12 वर्ष का है, उस समय 12 वर्ष का है। और मान सिंह जब 12 वर्ष का है तो अकबर इसे बहुत ज़्यादा मानता था और बाद में यही अकबर का सेनापति बन गया, जो कि हल्दी घाटी के युद्ध में लड़ाई लड़ता है। हल्दी घाटी के युद्ध में मान सिंह जो है वो इसका सेनापति है। और हल्दी घाटी का युद्ध हो रहा था महाराणा प्रताप से। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हल्दी घाटी के युद्ध के मैदान में अकबर लड़ाई हो रहा है। और इस युद्ध में महाराणा प्रताप की हार हो गई। और महाराणा प्रताप जब हार हो गया तो उसको समर्पण करना पड़ गया। अंततः महाराणा प्रताप के बारे में आप लोग को पता ही होगा कि यह मेवाड़ के राजा थे और मेवाड़ के प्रतापी राजा होने के नाते इन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध किया था, इसलिए क्योंकि यह मेवाड़ को जीतते जी अकबर के शासनकाल में नहीं देखना चाहते थे, इसलिए अकबर के अधीन नहीं देखना चाहते थे, इसलिए इन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध को
चुना। अब हल्दी घाटी का युद्ध जब हो गया और महाराणा प्रताप की हार हो गई, तो याद रखिएगा 57 वर्ष की अवस्था में 1597 ईस्वी में इनकी भी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। यह अकबर द्वारा लड़ा गया एक और युद्ध था, जिसमें अकबर को क्या होता है, हल्दी घाटी के युद्ध में विजय की प्राप्ति हो जाती है। याद रखिएगा 18 जून 1576 ईस्वी। अब क्या है, अकबर का जो मृत्यु है वह बता देते हैं आपको। अकबर का जो अंततः ये बहुत बड़ा सम्राट था, इसकी जो मृत्यु है वह हुआ था 1605 ईस्वी को। ठीक है, अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी को हुआ था, 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी को इसकी मृत्यु हो गई थी। और इसका जो जन्म है, याद रखिएगा एक दिन पहले 15 अक्टूबर 1542। तो ठीक है, 15 अक्टूबर को जन्म हुआ है, 16 अक्टूबर को मृत्यु हुआ है। अब अकबर से जुड़ी हुई और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इनके दरबार से हैं। इनके दरबार से जुड़ी हुई जो बहुत सारी चीज़ें हैं उनको आप ध्यान रखिए। तो इसके बाद जो हम आपको अलग दूसरा जो वीडियो बताएंगे वो पार्ट 2 होगा मुगल दरबार का। उसमें आपको अकबर के दरबार से जुड़ी हुई सारी चीज़ें जो बच गई है वह आपको मिल जाएगी। धन्यवाद। और कितना दूर चला गया।